नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, हिंदी कहानी एवं हिंदी उपन्यास से संबंधित 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लाए हैं और यह भाग वीडियो श्रृंखला का 38 होगा। 37 भाग अभी तक हो चुके हैं और उन 37 भागों में जितने भी हम प्रश्न लाए हैं टोटल 1800 प्रश्न करवा चुके हैं और इन 40 प्रश्नों को जब हम पूरा कर लेंगे आज तो 1840 प्रश्न हमारे पूर्ण हो जाएंगे। ठीक है साथियों, और यह प्रश्नमाला काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, खासकर हिंदी मास्टर कैडर और एनटीए जेईई नेट हिंदी और डीएसएसएसबी टीजीटी हिंदी के लिए। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं आज। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं ये प्रश्नमाला। ओके, तो साथियों हमारा पहला प्रश्न, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सबसे पहला प्रश्न साथियों जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, हिंदी कहानी का उद्भव किस युग से माना जाता है। ठीक है, किस युग से माना गया है? हिंदी कहानी का उद्भव किस युग से माना गया है? भारतेंदु, द्विवेदी युग, छायावाद या प्रयोगवाद। आज बिल्कुल हस्त लेखनी से यह प्रश्न तैयार किए गए हैं, हस्तलिखित प्रश्न। हिंदी कहानी का उद्भव किस युग से माना गया है? बिल्कुल साथियों, ये द्विवेदी युग। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर साथियों, वेरी गुड। आगे हमारे पास द्वितीय प्रश्न है, गुलबहार। गुलबहार किसकी कहानी है? गुलबहार किसकी कहानी है? द्वितीय प्रश्न है साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है यह भी। गुलबहार किसकी कहानी है? हरिऔध, रेणु, किशोरीलाल गोस्वामी या प्रेमचंद जी? शीघ्र बताएं। बहुत शीघ्र आपके आंसर आ रहे हैं, बहुत सही जी, बिल्कुल साथियों। और हमारे साथ जो हमारे सहयोगी रोहित जी हैं वो अक्सर हमारे कमेंट्स के रिप्लाई करते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही साथियों, गुलबहार जो कहानी है वो किशोरीलाल गोस्वामी की है। ओके, वेरी गुड साथियों, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं हमारे तृतीय प्रश्न के ऊपर। डॉक्टर बच्चन सिंह ने किशोरीलाल गोस्वामी की किस कहानी को हिंदी की पहली कहानी माना है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने किशोरीलाल गोस्वामी की किस कहानी को हिंदी की पहली कहानी माना है? आपको तो पता ही है कि रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को माना है, लेकिन बच्चन सिंह ने किशोरीलाल गोस्वामी की किस कहानी को हिंदी की पहली कहानी माना है? बताइए। इंदुमती, गुलबहार, प्रणयनी, परिणय या तारा? बताएं साथियों। जी बिल्कुल साथियों, यहाँ पर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रणयनी, परिणय। आगे हमारे पास है चतुर्थ प्रश्न, ध्यान से देखिए इसे। पुरोहित का आत्म त्याग और मन की चंचलता किसकी कहानियां हैं? पुरोहित का आत्म त्याग और मन की चंचलता किसकी कहानी है बताना है। गिरजा दत्त वाजपेयी, माधव प्रसाद मिश्र, इंशा अल्लाह खां या किशोरीलाल गोस्वामी? शीघ्र बताएं साथियों। पुरोहित का आत्म त्याग और मन की चंचलता किसकी कहानियां हैं? प्रसिद्ध कहानियां हैं साथियों। जी बिल्कुल साथियों, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, माधव प्रसाद मिश्र। आगे चलते हैं हमारे पांचवें प्रश्न पर। ध्यान से पढ़िए इस प्रश्न को। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी पूर्व दीप्ति अर्थात फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित है? बहुत सामान्य सा प्रश्न है साथियों ये। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, ऊपर लिखित सभी। कौन सी कहानी उनकी चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की फ्लैशबैक पर आधारित है? फ्लैशबैक जानते हैं ना, जब कोई कहानी शुरू होती है तो कुछ पात्र अपनी कहानी फ्लैशबैक में सुनाते हैं। ठीक है, तो वो कहानी या लेखक या कहानीकार या कथाकार, ठीक है, वही अपनी उस कहानी को फ्लैशबैक में ले जाता है, किस तरह से इनके पिछले जीवन में हुआ, बचपन में, जवानी में, किशोरावस्था में, इस तरह। बताएं साथी कौन सा विकल्प से हम सही होगा? बिल्कुल, उसने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी इनकी है, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की। और उसने कहा था कहानी जो है ये पूर्व दीप्ति, जिसको इंग्लिश में फ्लैशबैक भी कहा जाता है, उसके ऊपर आधारित है। हमारे पास छठा प्रश्न है साथियों, ध्यान से देखिए। कौन सा कहानी संग्रह प्रसाद का प्रथम तो था लेकिन हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह माना गया?
ठीक है। कौन सा कहानी संग्रह प्रसाद, जयशंकर प्रसाद का प्रथम तो था ही, उनका प्रथम कहानी संग्रह तो है ही, लेकिन हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह माना गया। अभी जब मैं जयशंकर प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह की बात कर रहा हूँ तो आपको पता लग जाना चाहिए भैया कौन किसकी बात हो रही, कौन सा कहानी संग्रह, छाया, आकाशदीप, सप्तसरोज या इंद्रजाल। जी साथियों, जहाँ पहली कहानी की बात होनी नहीं हो रही है, प्रथम कहानी की बात नहीं हो रही साथियों, प्रथम कहानी संग्रह की बात हो रही है, कुछ आलोचक मानते हैं। जी बिल्कुल साथियों, 1912 में आया उनका छाया कहानी संग्रह, हालांकि इसका दूसरा संस्करण भी आया था 1918 के करीब, लेकिन वो अलग बात है, लेकिन पहला कहानी संग्रह उनका छाया ही माना गया है। तो इस कहानी संग्रह को हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह भी माना जाता है। ठीक है साथियों। और सप्तसरोज जे इनका नहीं है, जे 1917 ईस्वी में आया प्रेमचंद जी का कहानी संग्रह। आगे साथियों चलते हैं हमारे 7वें प्रश्न पर। ध्यान से पढ़िए इस प्रश्न को भी। यह मत किसका है? सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। बताइए यह मत किसका है कि सबसे उत्तम कहानी तो वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। बताएं, जैनेन्द्र कुमार, प्रेमचंद, अज्ञेय जी या ईलाचंद्र जोशी। इम्पोर्टेंट पंक्ति है, इसलिए इस प्रश्न में इसको स्थान दिया गया हमारे द्वारा। 7वां प्रश्न। जी बिल्कुल साथियों, इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। ठीक है, प्रेमचंद जी की उक्ति है, ये याद कर लीजिएगा। ये मत जो है प्रेमचंद ने दिया है। ठीक है, अगर मनोवैज्ञानिक शब्द है तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ जैनेन्द्र कुमार का नाम आ जाएगा, ईलाचंद्र जोशी या अज्ञेय जी का, नहीं, ये प्रेमचंद की उक्ति है। ओके, आगे हमारे पास 8वां प्रश्न। प्रसाद की अंतिम कहानी कौन सी है? प्रसाद की अंतिम कहानी पुरस्कार, ममता, सालवती या मधुआ। बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न और अक्सर सामान्य प्रश्नों की भांति आ जाता है परीक्षाओं में, हिंदी साहित्य की कहानी विधा से संबंधित। जी बिल्कुल साथियों, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सालवती उनकी अंतिम कहानी मानी जाती है। आगे हमारे पास है 9वां प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिए। राधिका रमन प्रसाद की पहली कहानी कानों में कंगना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? इंदु, भारत मित्र, सरस्वती या समालोचक। 1913 ईस्वी में जो एक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी पहली बार, राधिका रमन प्रसाद कानों में कंगना कहानी। जब हिंदी कहानी का उद्भव और विकास का एक टॉपिक आता है तो इसमें राधिका रमन प्रसाद का भी योगदान रहता है, क्योंकि आरंभिक कहानीकारों में यह भी आते हैं। ठीक है, तो याद रखना सदैव आपने। बताएं किस कहानी मतलब किस पत्रिका में ये कहानी प्रकाशित हुई? बिल्कुल साथियों, यह पत्रिका थी इंदु। ठीक है, इंदु पत्रिका। ओके, ये जयशंकर प्रसाद से संबंधित पत्रिका, उन्होंने संपादन इसका शुरू किया था साथियों। बिल्कुल ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। शाबाश। आगे है हमारा 10वां प्रश्न, साथ में काउंटिंग करते रहें। हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानी लेखन परंपरा का प्रवर्तक किसे माना गया है? हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानी लेखन परंपरा का प्रवर्तक जैनेन्द्र कुमार, ईलाचंद्र, अज्ञेय या देवराज। बताएं साथियों कौन सा विकल्प सही होगा कि हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानी लेखन परंपरा का प्रवर्तक, याद रखें, मनोवैज्ञानिक कहानी लेखन परंपरा का प्रवर्तक किसे माना गया है? जैनेन्द्र कुमार, ईलाचंद्र जोशी, अज्ञेय या देवराज। बताएं। वैसे तो साथियों सभी का नाम मतलब सभी विकल्प जो है उनका जो रचनाकार इन विकल्पों में हैं, सभी नाम जो हैं जो मनोवैज्ञानिक कहानी लेखक, उपन्यास लेखक, नाटक लेखक हैं, लेकिन इनमें से एक लेखक ऐसा है, एक कहानीकार ऐसा है जिसे मनोवैज्ञानिक कहानी लेखन परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। तो बी ऑप्शन साथियों बिल्कुल सही होने वाला है, ईलाचंद्र जोशी। ठीक है, बी ऑप्शन वाले साथियों वेरी गुड। आगे चलते हैं हमारे 11वें प्रश्न पर। असंगत युग्म छांटे। असंगत युग्म छांटे नई कहानी, राजेंद्र यादव। साथियों एक और कहानी आंदोलन दिए गए हैं और दूसरी तरफ उन कहानी आंदोलनों से जुड़े रचनाकार, साहित्यकार। ठीक है, साहित्यकार जानेंगे, इधर साहित्यकार दिए गए हैं और इधर कहानी आंदोलन।
तो बताएं साथियों, नई कहानी राजेंद्र यादव, असंगत जो चुनना है आपने जो गलत युग्म है, अ कहानी गंगा प्रसाद बिमल, समांतर कहानी कमलेश्वर, सक्रिय कहानी अमरकांत। तो बताएं साथियों कौन सा विकल्प यहाँ आपको गलत लग रहा है। ऐसे प्रश्न अक्सर आ जाते हैं साथियों। जितने भी कहानी आंदोलन हुए हैं उनके ऊपर हमारी बाकायदा वीडियो बन चुकी है और वो वीडियो आपको मिल जाएगी हमारी प्लेलिस्ट में। ठीक है, प्लेलिस्ट का शीर्षक जो है हिंदी कहानी हमने दिया हुआ है, उसमें हमारी 2 वीडियो जो है इसी के ऊपर आधारित हैं। बाकायदा हमने समझाया हुआ है वहाँ पर कि कौन से आंदोलन हुए, ठीक है, कौन से आंदोलन कामयाब हुए और कामयाब क्यों नहीं हुए, वो सब हमने बताया है। कौन कौन से रचनाकार आंदोलनों से जुड़े, बिल्कुल बताया साथियों। कौन सा असंगत युग्म है, छांटना है आपने। बिल्कुल साथियों, असंगत युग्म जो है 11वें प्रश्न का वो है हमारे पास डी। ठीक है, सक्रिय कहानी। सक्रिय कहानी अमरकांत नहीं है साथियों। ठीक है, पहला डी ऑप्शन तो पहले यही है सही। असंगत युग्म जो सही है, ये गलत युग्म है। ठीक है, उस गलत का ही चुनाव करना था। अमरकांत नहीं है सक्रिय कहानी के संस्थापक कह सकते हैं, प्रस्तोता कह सकते हैं। तो अमरकांत नहीं है, कौन है साथियों, आपको पता होना चाहिए, राकेश वत्स। ठीक है, राकेश वत्स हैं। मंच पत्रिका से, माफ़ करिएगा, हाँ, मंच पत्रिका से ये आंदोलन चला था। ठीक है, याद रखना है आपने, वत्स। ठीक है, राकेश वत्स, इस प्रकार से। ओके, आगे चलते साथियों, जो याद रखना है सक्रिय कहानी आंदोलन जो है वो राकेश वत्स ने मंच पत्रिका से चलाया था, ना कि अमरकांत ने। आगे साथियों हमारे पास 12वां प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिए तनिक। किस कहानीकार की कहानियों से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला था। मतलब व्यक्तिवाद है ना, व्यक्तिवाद, व्यक्तिनिष्ठ रचनाएं, इसमें व्यक्ति को बहुत प्रमुख स्थान दिया गया है। तो किस कहानीकार की कहानियों में पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला। इलाचंद्र जोशी, कमलेश्वर, जैनेन्द्र या प्रेमचंद, बताएं। 12वां प्रश्न है, व्यक्ति को महत्व मिला, या यूँ बोले कि व्यक्तिनिष्ठ कहानियाँ के प्रवर्तक। जी साथियों, इसका उत्तर आएगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन साथियों, ज्ञानेंद्र कुमार। ठीक है साथियों, ये आपने याद रखना है। ओके, अभी हम चलते हैं 13वें प्रश्न पर साथियों। 13वां प्रश्न है हमारे सामने, ज्ञानेंद्र की प्रथम कहानी खेल के अतिरिक्त उनकी किस कहानी को प्रथम कहानी माना जाता है। थोड़ा सा यहाँ पर टंकन में मिस्टेक हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ पाएंगे अच्छी प्रकार से इस प्रश्न को। प्रश्न क्या पूछा गया है कि ज्ञानेंद्र की प्रथम कहानी खेल के अतिरिक्त उनकी किस कहानी को प्रथम कहानी माना जाता है। एक खेल तो उनकी प्रथम कहानी है ही, लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ विद्वान एक अन्य कहानी को उनकी प्रथम कहानी मानते हैं। कौन सी? फांसी, फोटोग्राफी, पत्नी या पाजेब। जी साथियों, माफ करिएगा, फांसी तो नहीं होगा साथियों, क्योंकि फांसी उनका कहानी संग्रह है जो कि 1929 में आया था। फोटोग्राफी, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर साथियों। फोटोग्राफी कहानी को भी उनकी प्रथम कहानी मानते हैं कुछ आलोचक। साथियों आगे चलते हैं हमारे 14वें प्रश्न पर। 14वां प्रश्न है, नंदुलारे वाजपेयी ने किसे हिंदी का प्रथम राजनीतिक कहानीकार माना है। नंदुलारे वाजपेयी हिंदी साहित्य के एक बहुत ही प्रखर आलोचक माने गए हैं। उन्होंने हिंदी का प्रथम राजनीतिक कहानीकार माना है। एक कहानीकार को किसे माना है? चंद्रगुप्त विद्यालंकार, पांडे बेचन शर्मा उग्र, चतुरसेन शास्त्री, शास्त्र लिख दिया कोई बात नहीं, देवकी नंदन खत्री। बताएं साथियों कौन सा विकल्प आपको यहाँ सही लग रहा है। किस कहानीकार को नंदुलारे वाजपेयी ने राजनीतिक कहानीकार कहा? ए बी सी डी। 14वां प्रश्न है साथियों, बिल्कुल साथियों बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पांडे बेचन शर्मा उग्र को उन्होंने राजनीतिक कहानीकार माना है। ओके, और ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट मानूंगा मैं। और किस कहानी से उन्होंने राजनीतिक कहानीकार माना, मतलब नंदुलारे वाजपेयी ने
पांडे बेचन शर्मा उग्र को राजनीतिक कहानीकार माना है, लेकिन एक कहानी से माना है उन्होंने। वो कहानी है उसकी माँ। ठीक है, उसकी माँ, यह कहानी से उन्होंने कहा कि ये एक राजनीतिक कहानीकार है। ओके, प्रथम राजनीतिक कहानीकार है। आगे साथियों 15वां प्रश्न है, पांडे बेचन शर्मा उग्र का कौन सा कहानी संग्रह है अंग्रेज सरकार द्वारा प्रतिबंधित, जो बोले कि बैन कर दिया गया था? चॉकलेट, चिंगारियाँ, दोजक की आग, या फिर जब सारा आलम सोता है। चतुर्थ ऑप्शन है जब सारा आलम सोता है। तो बताएं साथियों कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है? चॉकलेट, चिंगारियाँ, दोजक की आग, जब सारा आलम सोता है। तो बिल्कुल साथियों बहुत फेमस प्रश्न है, काफ़ी बार एनटीए नेट की परीक्षा में और अन्य हिंदी साहित्य की परीक्षा में पूछा जा चुका है। चिंगारियाँ, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर साथियों। चिंगारियाँ उनका कहानी संग्रह है जिसमें 12 कहानियाँ थीं। ठीक है, ये बैन कर दिया गया था क्योंकि इसमें अंग्रेज सरकार के विरुद्ध बहुत सारी बातें थी। उनको लगा कि यह कुछ क्रांति ला देगा ये कहानी संग्रह, तो इसलिए बैन कर दिया गया उनके द्वारा। आगे चलते साथियों, शाबाश, बी ऑप्शन वाले। 16वां प्रश्न साथियों, असंगत युग्म छांटे। फिर से गलत युग्म छांटना है अपने। सचेतन कहानी, एक तरफ आंदोलन दिए गए हैं, कहानी आंदोलन दिए गए हैं, दूसरी तरफ समय काल दिया गया है कि जब ये आंदोलन शुरू हुए। ठीक है, तो गलत युग्म आपने चुनना है। सचेतन कहानी 1960, सहज कहानी 1968, समांतर कहानी 1972, जनवादी कहानी 1982। बताएं साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मानूंगा इसे भी मैं। सभी कहानी आंदोलनों की शुरुआत की जो काल है ना, कब शुरू हुए, किस वर्ष, आपने याद करने हैं साथियों। कोई भी परीक्षा हो, आसान से आसान, कठिन से कठिन आते हैं ये प्रश्न। जी बिल्कुल साथियों, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये असंगत युग्म है। सचेतन कहानी 1960 में नहीं बल्कि 1964 में आई थी। ठीक है, ये सचेतन कहानी आंदोलन 1964 में आया था। बाकी बिल्कुल सही है साथियों। सहज कहानी 1968 में ही, समांतर कहानी 1972 में ही, और जनवादी कहानी 1982 में ही आया था। ठीक है, तो ये आंदोलन ये पहला गलत है, मतलब पहला हमारा आंसर तो सही है, गलत का चुनाव करना था, गलत हमने चुन लिया है। लेकिन सचेतन कहानी आंदोलन आया था 1964 में, वो आपने याद कर लेना है। 1960 में कौन सा आया था साथियों? वो अकहानी आंदोलन आया था। कौन सा आया था? अकहानी। यह भी आपने याद कर लेना है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट। हमारी वीडियोस वो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में बनी हुई। ठीक है, प्लेलिस्ट में वो वीडियो हमने बना कर रखी हुई है, ऐड कर दी है, आप देख लीजिएगा। 2 महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं। अगला प्रश्न साथियों, और जनवादी आंदोलन क्या था यह भी आपको बता देते हैं। ये मार्क्सवादी धारा से प्रेरित था। ठीक है, जिसमें शोषित जनता के प्रति कहानी लिखी गई, उनके दुख दर्द को सामने लाया गया 1982 ईस्वी में। ठीक है, आगे साथियों, और ये भी बता देते हैं कि जनवादी आंदोलन से कोई विशेष नाम नहीं जुड़ा है, लेकिन हम इसके बारे में बताएं किन किन रचनाकारों ने इसमें कहानियाँ लिखी। आगे अगला प्रश्न भी आसान है, आप लोग बोलेंगे कि बार बार ऊपर कर रहे थे स्क्रीन को। समांतर कहानी का सूत्रपात किस पत्रिका से हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मानता हूँ मैं इसे, बहुत ज़्यादा। समांतर कहानी का सूत्रपात किस पत्रिका से हुआ? आधार पत्रिका से, सारिका, जागरण या मंच पत्रिका से? साथियों शीघ्र बताना है इसको। बिल्कुल सही साथियों, सारिका पत्रिका, सारिका। ठीक है, कमलेश्वर इसके सूत्रपात हैं। ठीक है, प्रवर्तक हैं, संस्थापक हैं इस आंदोलन के। सारिका पत्रिका से इस कहानी आंदोलन की शुरुआत हुई। और जो पहला ऑप्शन है साथियों आधार, आधार भी एक पत्रिका थी। इससे किस कहानी का आरंभ हुआ, किस आंदोलन का आरंभ हुआ, किस कहानी आंदोलन का आरंभ हुआ? तो सचेतन कहानी का आरंभ हुआ। ठीक है, सचेतन कहानी का आरंभ हुआ था, याद रखना है आपने। और कब हुआ था? 1964 में। अभी हाल ही में जो प्रश्न पीछे बताया मैंने। ठीक है, आगे जागरण, इससे किसी कहानी का आंदोलन किसी कहानी आंदोलन का संबंध नहीं है। मंच, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, 1979 में मंच पत्रिका आई और राकेश वत्स द्वारा, और सक्रिय आंदोलन इसी से शुरू हुआ था। आगे साथियों, हमारे ये आंदोलन जितने भी हैं साथियों वो ज़्यादा देर तक चले नहीं थे। ठीक है, आगे 18वां प्रश्न,
डॉक्टर नामवर सिंह ने किसे हिंदी की पहली कहानी माना है? किसे हिंदी की पहली कहानी माना है साथी, शीघ्र बताएं। डॉक्टर नामवर सिंह ने किसे हिंदी की पहली कहानी माना है? भाग्य रेखा, परिंदे, डायन या साम्राज्य का वैभव? बताएं। बिल्कुल साथियों, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे, एनटीए यूजीसी नेट में लगा भी है ये कहानी लगी भी है। और डॉक्टर नामवर सिंह जी की ये पहली माफ़ करिएगा, उन्होंने ये हिंदी की पहली कहानी माना है। ठीक है, जैसे रामचंद्र शुक्ल ने अलग माना है ना, अलग अलग विद्वानों ने हिंदी की पहली कहानी को अलग माना है, तो इन्होंने भी परिंदे को, ठीक है, हिंदी की पहली कहानी माना। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए यदि नहीं पता है। अगला प्रश्न साथियों, असंगत युग्म, जहाँ भी आपने असंगत का चुनाव करना है तो एक तरफ जो है कहानीकार का नाम दिया है और दूसरी तरफ कहानियों का नाम दिया गया है, तो असंगत कौन सा है? रेणु, ठुमरी, मोहन राकेश, फौलाद का आकाश, तीसरा है निराला, दो वाक्य, और चौथा है हमारे पास डी राहुल संकृत्यान, बोलगा से गंगा। कहीं कहीं पुस्तकों में बोलगो से गंगा भी लिखा हुआ है इस कहानी का नाम। तो बताइए कौन सा जहाँ पर असंगत है, गलत है, उसका चुनाव करना है आपने। बताएं साथियों। जी बिल्कुल साथियों, निराला। ठीक है, निराला दो वाक्य, ये बिल्कुल असंगत युग में है 19वें प्रश्न का, और ये है दो वाक्य जो कहानी है, ये आपको बता देते साथियों, ये भगवती चरण वर्मा की है, ना कि निराला की। ठीक है, याद रखिए। आगे साथियों 20वां प्रश्न है, निराला की कहानी है, निराला कहानी लिखती है, निराला की कहानी आना था, तो निराला की एक कहानी है साथियों सखी। ठीक है, निराला की कहानी सखी का प्रकाशन किस नाम से हुआ था? निराला की एक कहानी है सखी, उस कहानी का प्रकाशन किसी और नाम से हुआ था, लिखा था उस कहानी का शीर्षक उन्होंने सखी दिया था, लेकिन बाद में जब प्रकाशित हुई तो उसका नाम जो प्रकाशित हुआ वो कुछ और था। तो बताइए कौन, क्या नाम था सखी कहानी का? लिली, चतुरी चुमार, या सकुल की बीवी, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताएं। जी साथियों, बी ऑप्शन इज राइट आंसर, चतुरी चुमार। ठीक है, याद रखना है सखी नाम से ये लिखी गई थी, लेकिन प्रकाशित जब हुई तो ये इस नाम से हुई। आगे साथी चलते हैं हमारे 21वें प्रश्न पर। थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा, माफ़ करिएगा। उपन्यास शब्द का प्रयोग हिंदी में सर्वप्रथम किसने किया था? उपन्यास शब्द का प्रयोग बताएं। उप का मतलब समीप और न्यास का मतलब धरोहर। तो बताइए साथियों, उप प्लस न्यास। तो बताएं साथियों, हिंदी में सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किसने किया? गोपाल राय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुदर्शन, या महावीर प्रसाद द्विवेदी? बताइए, एमपी या महावीर प्रसाद द्विवेदी, बताइए कौन, किसने किया था हिंदी में सर्वप्रथम इस पत्रिका, माफ़ करेगा, इस शब्द का प्रयोग, उपन्यास शब्द का प्रयोग? 3 सेकंड और दे रहे हैं। 21वां प्रश्न है, हमारे आधे प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। जी बिल्कुल साथियों, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। ठीक है, नोवेल का रूपांतरण के रूप में, और नोवेल शब्द के रूपांतरण के रूप में उन्होंने उपन्यास शब्द का प्रयोग किया है। किस पत्रिका में किया था? अपनी हरिश्चंद्र चंद्रिका। ठीक है, जिसको बाद में हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन हरिश्चंद्र पत्रिका में उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। आगे चलते हैं साथियों 22वें प्रश्न पर। अभी 21वें के बाद, निम्न में से किस उपन्यास को मुहावरों की पाठ्य पुस्तक कहा जाता है? किस उपन्यास को मुहावरों की पाठ्य पुस्तक कहा जाता है? निस्सहाय हिंदू, आदर्श हिंदू, ठेठ हिंदी का ठाठ, या अधखिला फूल? बताएं। निस्सहाय हिंदू ये राधा कृष्ण दास का उपन्यास, अभी उपन्यास से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं साथियों। आदर्श हिंदू ये लजाराम मेहता, ठेठ हिंदी का ठाठ हरिओत जी, अधखिला फूल हरिओत जी। बताएं साथियों कौन सी पुस्तक को मुहावरों की पाठ्य पुस्तक कहा जाता है? जी उत्तर बता रहे हैं अभी हम। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर साथियों, वेरी गुड, ठेठ हिंदी का ठाठ। आगे चलते हैं 23वां प्रश्न, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी का कॉनन डायल
किसे कहा जाता है? हिंदी का कॉनन डायल किसे कहा जाता है? लाजाराम मेहता, गोपाल राम गहमरी, राधाचरण गोस्वामी या राधा कृष्ण दास? साथियों जल्दी बताएं, हिंदी का कॉनन डायल, हिंदी का कॉनन डायल। कई लोग सोच रहे होंगे जो कॉनन डायल कौन है, तो इनके बारे में भी हम बताते हैं। ये कॉनन डायल एक चिकित्सक तो थे ही, लेकिन साथ में एक अच्छे कहानीकार भी थे। ठीक है, तो ये स्कॉटलैंड से हैं, इंग्लैंड का एक प्रदेश है स्कॉटलैंड। ठीक है, जो जीबीआ द ग्रेट ब्रिटेन के अंदर ही आता है। तो बताएं साथियों, किसे माना जाता है हिंदी का कॉनन डायल? जी बिल्कुल सही साथियों। 23वें प्रश्न का जो उत्तर आएगा वो ऑप्शन है हमारे पास बी। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। गोपाल राम गहमरी को माना जाता है। अभी हम बताते हैं कि कॉनन डायल कौन थे। पढ़ लीजिए साथियों, कॉनन डायल कौन थे। इन्हें सर आर्थर इग्नाशियस कॉनन डायल भी कहा जाता है। 1859 में ये पैदा हुए, 22 मई 1859 को, और जुलाई 7 1930 को इनकी मृत्यु हुई। स्कॉटिश चिकित्सक लेखक भी थे, और इन्हें अधिकतर जासूस ही शर्लॉक होम्स की कहानियों के लिए जाना जाता है। ठीक है, शर्लॉक होम्स जानते हैं ना, सुना होगा नाम, जासूसी जो उनके ऊपर फिल्में बनी हुई, जासूस बने होते हैं उसमें। तो प्रोफेसर चैलेंजर के साहसिक कारनामों के लिए भी जाना जाता है। तो ये आप मुख्य इनका जो काम है वो याद रखिए कि जासूसी नाटकों के लिए, कहानियों के लिए, उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं। ओके, इसीलिए गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कॉनन डायल भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे 24वें प्रश्न को साथियों। देखते हैं, थोड़ा हैंड राइटिंग यहाँ पर बिगड़ गई है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग समझ रहे होंगे। कहानीकार व उपन्यासकार, कहानीकार भी हैं, उपन्यासकार भी हैं प्रेमचंद। तो प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम किसने दिया? कहानीकार एवं उपन्यासकार प्रेमचंद को यह प्रेमचंद नाम किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने, दया नारायण निगम ने, धनपत प्रसाद ने, या नवाब राय बनारसी ने? बताएं बताएं साथियों, माफ करें, ए बी सी डी। शरत राय चट्टोपाध्याय तो नहीं हो सकेगा साथियों, क्योंकि इन्होंने तो उपन्यास सम्राट कहा था प्रेमचंद को। नवाब राय बनारसी भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तर आ रहे हैं बहुत सही साथियों। और नवाब राय बनारसी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये उर्दू में जब लिखा करते थे कहानियाँ, तो बिल्कुल नवाब राय बनारसी के नाम से ही लिखा करते थे, इनका खुद का नाम ही है। ठीक है, उर्दू में लेखक के रूप में। और धनपत प्रसाद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, धनपत राय श्रीवास्तव के नाम से जो खुद ही जाने जाते हैं, इनका मौलिक नाम यही था, धनपत राय श्रीवास्तव। तो बी ऑप्शन जहाँ बचता है। ठीक है, जो उर्दू के लेखक है साथियों, याद रखिएगा 24वें प्रश्न का जो उत्तर होगा। ठीक है, जो उर्दू के लेखक है दया नारायण निगम, इन्हीं ने इनको प्रेमचंद नाम दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 25वां प्रश्न है, निम्न में से गांधीवादी विचारधारा के उपन्यासकार? अमृतलाल नागर, पांडे बेचन शर्मा उग्र, सियाराम शरण गुप्त या ज्ञानेंद्र कुमार? गांधीवादी विचारधारा के उपन्यासकार बताएं साथियों। निम्न में से गांधीवादी विचारधारा के उपन्यासकार, साथियों ऐसे प्रश्न आते हैं, ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है, गांधीवादी विचारधारा, व्यक्तिवाद से संबंधित, प्रकृतिवाद, फिर मानवतावाद, ठीक है, मनोविश्लेषणवाद, ये प्रश्न आते हैं, हम लेकर आए हैं आपके लिए, आज ही रट जाएंगे आप। बिल्कुल साथियों, गांधीवादी विचारधारा के जो जहाँ पर उपन्यासकार हैं वो हैं सियाराम शरण गुप्त। ठीक है, सियाराम शरण गुप्त जो हैं, जो मैथिली शरण गुप्त जी के भैया हैं, उनको गांधीवादी विचारधारा के उपन्यासकार माना जाता है। हालांकि उनके 2-3 ही उपन्यास हैं। आगे साथियों 26वां प्रश्न है, हिंदी में प्रकृतिवादी उपन्यासों के जनक, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी, देखिए तनिक, हिंदी में प्रकृतिवादी उपन्यासों के जनक। 26वां प्रश्न, प्रेमचंद, पांडे बेचन शर्मा उग्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या प्रताप नारायण मिश्र? शीघ्र बताएं जी साथियों। जी बिल्कुल साथियों, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके। हिंदी का प्रथम कहानीकार, राजनीतिक कहानीकार नंदलाल वाजपेयी ने पांडे बेचन शर्मा उग्र को माना है। ठीक है, जो वो अलग बात है, हिंदी का प्रथम राजनीतिक कहानीकार ये अलग है,
हिंदी में प्रकृतिवाद उपन्यासों के जनक, ठीक है, याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर, पांडे, बेचन, शर्मा, उग्र। आगे चलते हैं साथियों 27वें प्रश्न पर। ये थोड़ा सा चलो एडिटिंग में हो गया ये पेज, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। अंतरजातीय विवाह की समस्या और प्रेम की त्रासदी का चित्रण किस उपन्यास में हुआ? साथियों ये थोड़ा सा टफ लेवल का प्रश्न है, मैं बोलूँगा कि एनटीए जूस नेट लेवल का, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। बताएं साथियों, अंतरजातीय विवाह की समस्या और प्रेम की त्रासदी का चित्रण किस उपन्यास में है? माँ, भिखारणी, संघर्ष और देहाती दुनिया। देहाती दुनिया जो शिवपूजन सहाय जी का उपन्यास है, संघर्ष, भिखारणी और माँ ये विशंबना शर्मा कौशिक जी के उपन्यास हैं, ठीक है, ये भी मैंने बता दिया। तो बताएं साथियों, किस उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्या, अंतरजातीय जाते हैं ना, एक जाति से दूसरी जाति में विवाह की समस्या, आज भी लोग जो है एक्सेप्ट नहीं करते इस चीज़ को, इसलिए जाति व्यवस्था खत्म नहीं हो पा रही है। खत्म करना चाहते हैं, जब जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी तो आरक्षण भी खत्म हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है। तो अंतरजातीय विवाह की समस्या किस उपन्यास में है और प्रेम की त्रासदी का चित्रण किस उपन्यास में? साथियों बिल्कुल साथियों, बी ऑप्शन इज राइट आंसर, भिखारणी, ठीक है, भिखारणी उपन्यास विशंबना शर्मा कौशिक जी का, ठीक है, मैं पहले बता चुका हूँ किसका क्या उपन्यास है। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। साथियों अभी हम चलते हैं 28वें प्रश्न पर, इसको ध्यान से देखिए। प्रसाद का कौन सा उपन्यास अधूरा? यह प्रश्न भी आपको आता है मुझे मालूम है। प्रसाद का कौन सा उपन्यास अधूरा है? जी साथियों, प्रसाद का कौन सा उपन्यास अधूरा है? कंकाल, इरावती, तितली या कोई भी नहीं? जी साथियों, बी ऑप्शन इज राइट आंसर, वेरी गुड, इरावती आंसर आएगा। आगे है हमारे पास 29वां प्रश्न। किसे मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों का जनक माना जाता है? पहले क्या पूछा गया था कहानियों में कि हिंदी कहानी में मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषणात्मक कहानी का जनक, ठीक है, वो ईला चंद्र जोशी थे। अभी हिंदी उपन्यासों में मनोविश्लेषणवादी जनक माना पूछा गया है, ठीक है, तो कौन है, किसे माना जाता है? ईला चंद्र जोशी, अज्ञेय, ज्ञानेंद्र या देवराज। ये चारों ही मनोविश्लेषणात्मक और उपन्यासकार हैं, लेकिन बताना है किसको माना जाता है, जनक किसको माना जाता है। जी बिल्कुल साथी, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ज्ञानेंद्र कुमार को माना जाता है। आगे चलते हैं हमारे 30वें प्रश्न पर। मानवतावादी उपन्यासकार कौन सा नहीं? मानवतावादी उपन्यासकार कौन सा नहीं है, यह बताइए। मानवतावादी उपन्यासकार कौन सा नहीं? भगवती चरण वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विष्णु प्रभाकर या उदय शंकर भट्ट? बताएं साथियों जल्दी बताएं साथियों, कौन सा मानवतावादी नहीं है, मानवतावादी उपन्यासकार नहीं है? ये बिल्कुल साथियों, ये ऑप्शन इज राइट आंसर, भगवती चरण वर्मा। ये व्यक्तिवादी हैं, व्यक्तिनिष्ठ उपन्यासकार हैं, ठीक है साथियों, याद रखना आपने। अभी हम चलते हैं 31वें प्रश्न पर। यह प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानूंगा मैं। सर वॉल्टर स्कॉट की उपाधि किसे दी जाती है? सर वॉल्टर स्कॉट की उपाधि किसे दी जाती है? सामान्य सा प्रश्न काफ़ी बार रिपीट कर चुका हूँ पहले, इसलिए ज़्यादा डीपली नहीं बताएंगे, सीधा उत्तर बताएंगे और आगे चलेंगे। सर वॉल्टर स्कॉट की उपाधि किसे दी जाती है? जशपाल, वृंदावन लाल वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या भगवती चरण वर्मा? बताएं। जी बिल्कुल साथियों, हिंदी का ऐतिहासिक उपन्यास के जो जनक हैं, मतलब प्रवर्तक हैं, वो हैं वृंदावन लाल वर्मा। सर वॉल्टर स्कॉट की उपाधि इन्हीं को दी जाती है साथियों, शाबाश। आगे चलते हैं हमारे 32वें प्रश्न पर। बच्चन सिंह और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, डॉक्टर बच्चन सिंह और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? यह प्रश्न भी अभी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सभी जानते हैं, लेकिन इनके बारे में भी जान लेना चाहिए कि बच्चन सिंह और डॉक्टर नगेंद्र क्या मानते हैं भैया कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? भाग्यवती, परीक्षा गुरु, देवरानी जेठानी की कहानी या चंद्रकांता? बताएं साथियों जी बताएं। बिल्कुल ऐसे प्रश्न आएंगे, ठीक है, सामान्य प्रश्न पूछे जा चुके हैं पहले ही परीक्षाओं में, ये भी आसान प्रश्न हैं, पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल साथियों, बिल्कुल परीक्षा गुरु, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने भी परीक्षा गुरु को ही हिंदी का पहला उपन्यास माना है, ठीक है, और इन्होंने भी
अंग्रेजी लेवल का, मतलब इंग्लिश में जैसे उपन्यास लिखे जाते हैं वह उसी लेवल का माना है इन्होंने भी कि हाँ बिल्कुल ये उपन्यास भी उसी श्रेणी में आता है। तो 32वें प्रश्न का जो उत्तर आएगा साथियों बिल्कुल हमारा बी ऑप्शन। आगे चलते हैं साथियों, 33वां प्रश्न है असंगत युग्म। फिर से आ गया भैया, देखिए ध्यान से देखिए ज़रा, ठीक है, ध्यान से देखना है इस प्रश्न को। असंगत युग्म का चुनाव करना है। एक तरफ नाम करता मतलब नामकरण करता है, एक तरफ उनके नाम हैं साहित्यकार, कौन से साहित्यकार आलोचक ने कौन सा उपन्यास पहला माना है, ठीक है ये है। तो बताइए किस आलोचक ने कौन सा उपन्यास का मतलब उपन्यास पहला माना है। लेकिन यहाँ पर असंगत का चुनाव करना है, गलत युग्म कौन सा है, ठीक है। एक तरफ आलोचक का नाम है, दूसरी तरफ उपन्यास का नाम है। तो बताइए, पहला हो गया गणपति चंद्र गुप्त भाग्यवती, ये श्रद्धाराम फ्लोरी का उपन्यास है। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा, ये भारतेंदु जी का है। नामवर सिंह चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री, आपको पता ही है। शिव नारायण श्रीवास्तव रानी केतकी की कहानी, ये इंशाअल्लाह खां की रचना है। बताएं साथियों किस आलोचक ने कौन सा उपन्यास हिंदी का पहला नहीं माना है, यह बताना है इस प्रश्न का उत्तर। बताएं साथियों कौन सा सही होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल साथियों, जो असंगत युग्म है यहाँ पर वो आएगा ऑप्शन सी, ठीक है, नामवर सिंह, ठीक है। इन्होंने चंद्रकांता उपन्यास को पहला उपन्यास नहीं माना है, ठीक है। चंद्रकांता उपन्यास को पहला उपन्यास नहीं माना है, तो किसने माना है, ये गलत हो गया जी। आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन यह बताना था कि असंगत युग्म कौन सा। बिल्कुल आंसर हमारा ठीक है, लेकिन चंद्रकांता उपन्यास किसने पहला माना है। तो साथियों एक रचनाकार हुए श्री कृष्णलाल, ठीक है, श्री कृष्णलाल हिंदी साहित्यकार हैं। श्री कृष्णलाल ने चंद्रकांता उपन्यास जो देवकी नंदन खत्री का है, इन्होंने पहला उपन्यास माना है हिंदी का इसे, ठीक है। और गणपति चंद्रगुप्त ने श्रद्धाराम फ्लोरी के उपन्यास भाग्यवती को हिंदी का पहला उपन्यास माना है, 1877 ईस्वी में आया था, ठीक है। आगे चलते हैं साथियों, जे पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा जे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है, यह भी आप याद कर लीजिए, ठीक है। और यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का उपन्यास है। आगे साथियों शिव नारायण श्रीवास्तव, इन्होंने रानी केतकी की कहानी को ही हिंदी का पहला उपन्यास मान लिया, देख लीजिए, मतलब जितने मुंह उतनी बातें, ठीक है। ये लास्ट वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन गणपति चंद्रगुप्त और हजारी प्रसाद द्विवेदी को आप जरूर याद करें। और अभी देखा हमने श्री कृष्णलाल, ठीक है, उन्होंने चंद्रकांता उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास माना है, नामवर सिंह ने नहीं माना। आगे चलते हैं साथियों हमारे 34वें प्रश्न पर, इसको देखें। किस उपन्यास में सत्संग के कारण एक बिगड़े हुए सेठ का सुधार हो जाता है। ये थोड़ा प्रश्न हाई लेवल का है। किस उपन्यास में सत्संग के कारण एक बिगड़े हुए सेठ का सुधार हो जाता है। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान, बिगड़े का सुधार या रहस्य कथा। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान और रहस्य कथा, ये बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास हैं। बिगड़े का सुधार यह है लजाराम मेहता का। तो साथियों बताएं साथियों कौन सा प्रश्न सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, माफ करिएगा। किस उपन्यास में सत्संग के कारण एक बिगड़े हुए सेठ का सुधार हो जाता है। जी साथियों बिल्कुल सही, द्वितीय ऑप्शन 100 अजान 1 सुजान, ठीक है, इस उपन्यास में यही कथा है, ठीक है। आगे साथियों 35वां प्रश्न है, प्रेमा उपन्यास का हिंदी में रूपांतरण किस नाम से हुआ। प्रेमा उर्दू में लिखित प्रेमचंद जी का उपन्यास है, लेकिन हिंदी में रूपांतरण भी हुआ, लेकिन किस नाम से हुआ। प्रेमाश्रम, प्रतिज्ञा, वरदान या सेवा सदन, बताएं। बिल्कुल साथियों बी ऑप्शन इज राइट आंसर, प्रतिज्ञा नाम से हुआ, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
35वें का बी ऑप्शन साथियों। आगे चलते हैं अभी हम 36वें प्रश्न पर। ध्यान से देखिए, किसने प्रेमचंद को कबीर के बाद का सबसे बड़ा व्यंग्यकार माना है? किसने प्रेमचंद को कबीर के बाद का सबसे बड़ा व्यंग्यकार माना है? नागेंद्र, रामविलास शर्मा, अमृत राय, मदन गोपाल। किसने प्रेमचंद को कबीर के बाद का सबसे बड़ा व्यंग्यकार माना है? बताएं। प्रश्न पहले भी ला चुका हूं, लेकिन इम्पोर्टेंट प्रश्न है इसलिए दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, इसके बाद नहीं लाएंगे। जी हाँ, बी ऑप्शन इज राइट आंसर, रामविलास शर्मा ने। ठीक है। गिरती दीवारें उपन्यास किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है साथियों। भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अशक, उदय शंकर भट्ट या निराला। गिरती दीवारें। जी बिल्कुल सही साथियों, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे चलते हैं हमारे 38वें प्रश्न पर। हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों का जनक, ये अभी हाल ही में आया था लेक्चर कैडर हिंदी में प्रश्न। तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के जनक किसको कहा जाता है? राधा कृष्ण दास, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, लजाराम मेहता या देवकी नंदन खत्री। बताएं। 38वां प्रश्न है। जी बिल्कुल साथियों, डी ऑप्शन इज राइट आंसर, देवकी नंदन खत्री। आगे चलते हैं साथियों 39वें प्रश्न पर। किसे आंचलिक उपन्यासों का जन्मदाता हिंदी में माना जाता है? जहाँ प्रेमचंद है, चतुरसेन शास्त्री, ठीक है, और रेणु, फिर उसके बाद प्रताप नारायण श्रीवास्तव। बताएं साथियों कौन सा सही ऑप्शन होगा? किसे आंचलिक यानी ग्रामीण उपन्यासों का जन्मदाता हिंदी में माना गया? बिल्कुल साथियों, सी ऑप्शन इज राइट आंसर, रेणु जी को, फणीश्वर नाथ रेणु। आगे हमारा आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न 40वां प्रश्न है। दहेज और अनमेल विवाह प्रेमचंद के किस उपन्यास की विशेषता है? दहेज और अनमेल विवाह प्रेमचंद के किस उपन्यास की विशेषता है? गबन, निर्मला, गोदान या मंगलसूत्र। जी बिल्कुल साथियों, निर्मला। ठीक है। अनमेल विवाह के साथ दहेज की समस्या भी इस उपन्यास में दिखाई गई है। और इस प्रकार हमारे 40 प्रश्न समाप्त हुए और साथ में 1840 प्रश्न हमारे संपूर्ण हुए। और अभी हम आपसे जानेंगे आपके अंक कितने बन रहे हैं। और इसी तरह से मेहनत करते रहिए। कल हम वीडियो ला नहीं सके पिछले कल, क्योंकि थोड़ा बिजी थे, और हमने सोचा कि थोड़ा अलग टाइप के प्रश्न भी लाएंगे आपके लिए, ताकि और ज़्यादा अभ्यास आपका हो पाए। ये पीडीएफ आपको 2 दिन बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगी, और वहाँ हम इसका आंसर की भी साथ में डाल देंगे। हमने जो लास्ट टाइम देवनागरी लिपि एवं हिंदी साहित्य या हिंदी व्याकरण पर वीडियो बनाया था, उस पीडीएफ पर वीडियो बनाया था, तो वो पीडीएफ हमने साथियों टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है उसका आंसर के साथ में। ठीक है, तो यह भी अपलोड कर देंगे 2 दिन के बाद। तो इसी प्रकार और भी बहुत सारे वीडियोस लाएंगे साथियों आपके लिए। अभी तो शुरू हो चुका है काम हमारा, क्योंकि एनटीए यूजी नेट की परीक्षा भी आ रही है। अक्टूबर के 1st और 2nd वीक में आ जाएगा एग्ज़ाम। अप्लाई नहीं किया एनटीए यूजी नेट के लिए तो अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि अभी भी हो रहा है। अंक आपके बहुत सही, जितने भी आपने बताए हैं साथियों, 40 में से जिनका 30 से ऊपर है बिल्कुल सही, 35 भी आया है कईयों का, बहुत सही साथियों। ओके, वेरी गुड साथियों। और इसी प्रकार से मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, पोस्टें आएंगी, अवश्य आएंगी। ठीक है, धन्यवाद।